नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिनोफाई चैनल में। आज हम लोग AS5 नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड आइटम्स एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल में कहता है कि हम लोग अकाउंटिंग पॉलिसी कब चेंज कर सकते हैं। तो हम लोग अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर सकते हैं ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। इफ़ चेंज इज़ रिक्वायर्ड बाय सम स्टैट्यूट या लॉ, इफ़ चेंज इज़ रिक्वायर्ड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब अगले सवाल में कहता है कि एक लिमिटेड कंपनी है जो कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2.5% बनाया है 2010-11 में। अब अगले साल ये डिसाइड कर रहा है कि ये 2.5% से हटा करके 8% कर देगा प्रोविजन। तो क्या इसको आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कहेंगे या प्रायर आइटम कहेंगे? तो सिंस ये एस्टीमेट है, प्रोविजन हम लोग जब बनाते हैं वो एस्टीमेट होता है, तो अगर एस्टीमेट को चेंज कर रहे हैं तो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट होना चाहिए। तो वही होगा, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट, और ना कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम और ना ही प्रायर पीरियड आइटम। तो एक बार पढ़ते हैं। एज पर AS5, whenever any company estimates value or life of asset, these estimates may change upon receipt of new information or development. These changes are called change in accounting estimates and adjusted on prospective basis. In the given case, company had made provision for 2.5% of debtors, which was revised to 8% of debtors later on. This is not extraordinary item or prior period item, but it is called change in accounting estimate. इस सवाल में कहता है कि एक्स कंपनी लिमिटेड एम्प्लॉय लोग के साथ एग्रीमेंट किया है जून 2012 को फॉर रिवीजन ऑफ वेजेस। अब एग्रीमेंट के हिसाब से जो वेजेस बढ़ेगा वो बढ़ेगा विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2008, यानी 4 साल पहले से लेकर के आज तक वेजेस बढ़ेगा। फिर कहता है कि अरियर वेजेस अप टू 31/3/2012 80 लाख है, और 1/4/2012 से लेकर के 30/6/2012 तक 7 लाख है। तो क्या इसके लिए हम लोगों को सेपरेट डिस्क्लोजर करना पड़ेगा? अब हम लोग को मालूम है कि जो भी इनकम एक्सपेंस ऑर्डिनरी इन नेचर होते हैं उसका हम लोग को सेपरेट डिस्क्लोजर नहीं करना पड़ता है, लेकिन करना पड़ेगा अगर उसका अमाउंट या फिर नेचर सिग्निफिकेंट है। यहाँ पर 80 लाख बहुत इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट देखा जा सकता है, इसलिए इसको हम लोग डिस्क्लोज करेंगे। तो आंसर पढ़ते हैं। वेन एवर एनी आइटम ऑफ इनकम एक्सपेंस इज रिकॉर्डेड विच इज ऑर्डिनरी इन नेचर, इट डज नॉट रिक्वायर सेपरेट डिस्क्लोजर। इट शुड बी डिस्क्लोज्ड ओनली इफ इट्स अमाउंट और नेचर इज सिग्निफिकेंट। In the given case, wages are being revised with retrospective date. Due to this, company had to pay 80 lakh including arrears. Considering this amount to be significant, we should make separate disclosure in notes to account. अब इस सवाल में कहता है कि 5 लाख का गुड्स फ्लड की वजह से डिस्ट्रॉय हो गया था सितंबर 2009 को। उस टाइम क्लेम लॉन्च किया गया इंश्योरेंस कंपनी के साथ, लेकिन कोई एंट्री पास नहीं किया गया। इन मार्च 2012 जब क्लेम पास हुआ तो कंपनी ने 3.5 लाख पेमेंट रिसीव किया। तो उसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए फाइनल अकाउंट्स में, आपको बताना है। तो सिंस गुड्स जो जल गया है उसके बदले में हम लोग को इंश्योरेंस क्लेम मिला है, तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम है, क्योंकि ये तो बार बार नहीं होता है, इट इज़ वेरी लेस फ्रिक्वेंट। तो इसलिए ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम है। तो इससे जो भी हम लोग को फ़ायदा मिला है, जो भी हम लोग को क्लेम मिला है 3.5 लाख का, वो हम लोगों को सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा एज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम। अब आंसर को रीड कर लेते हैं। एज पर AS5, वेन एवर एनी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम इज रिकॉग्नाइज्ड इन P&L एज इनकम और एज एक्सपेंस, इट शुड बी डिस्क्लोज्ड सेपरेटली. Extraordinary items are those items which are not ordinary. It means they are not often frequent. In the given case, insurance company has processed the claim in March 2012, whereas loss was recorded in 2009-10. Insurance claim can be recorded only when it is certain, that is 2012-2013. Claim received of 3.5 lakh will be recorded in the year 2012-13 as extraordinary item and it should be separately disclosed. इस सवाल में कहता है कि STB लिमिटेड 7 लाख का प्रोविजन फॉर एक्सपेंस बनाया था, लेकिन एक्चुअली में 9 लाख का खर्चा हो गया। प्रोविजन बनाया था 7 लाख का, खर्चा हो गया 9 लाख का। तो ये जो 2 लाख का डिफरेंस है, इसको हम लोग प्रायर पीरियड आइटम से ट्रीट करेंगे या नहीं करेंगे, ये आपसे पूछ रहा है। तो हम लोग को मालूम है कि जो भी हम लोग प्रोविज़न वगैरह बनाते हैं ये एक तरह का एस्टीमेट है, और एस्टीमेट चेंज हो सकता है। तो इसको हम लोग चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट मानेंगे, ना कि कोई प्रायर पीरियड आइटम। आंसर रीड करते हैं। एज पर AS5, नेट प्रॉफिट फॉर पीरियड, प्रायर पीरियड आइटम्स एंड चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। Whenever company values its asset or expenses based on the estimation or makes provision on the basis of estimation, these estimates may change upon receipt of new information or development. These changes are called change in accounting estimates and adjusted on prospective basis. So in the given case, the difference of 2 lakh is to be considered as change in accounting estimates instead of prior period items.
इस क्वेश्चन में कहता है कि एक कंपनी स्टाफ वेलफेयर के लिए प्रोविज़न बनाया था 75,000 का, लेकिन फिर जब मीटिंग हुआ स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन के साथ, उसके बाद ये प्रोविज़न को 75,000 से बढ़ा करके 1 लाख करना चाहता है और ये चीज़ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव कर दिया है। तो हम लोगों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसका क्या ट्रीटमेंट देना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो सिंस प्रोविज़न हम लोग एस्टिमेशन के बेसिस पर बनाते हैं, तो ये एस्टिमेट है और अब हम लोग एस्टिमेट को चेंज कर रहे हैं, तो ये चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट होता है। तो इसको हम लोग प्रोस्पेक्टिव बेसिस पे एडजस्ट करते हैं और अगर इसका मटेरियल इफेक्ट हुआ तो इसको हम लोग डिस्क्लोज करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। आंसर रीड कर लेते हैं। एज पर AS5 नेट प्रॉफिट फॉर पीरियड प्रायर पीरियड आइटम एंड चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी whenever a company creates provision on estimation basis and such estimation may change upon receipt of new information or development, these changes are called change in accounting estimates and adjusted on prospective basis. It should be disclosed if such changes are material. In this case, company increased provision for staff welfare by 25,000. It will be considered as change in accounting estimates and should be disclosed if having a material effect. इस सवाल में एग्जाम्पल पूछ रहा है आपसे। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी का एग्जाम्पल बताइए। स्टॉक वैल्यूएशन, गुडविल वैल्यूएशन, फॉरेक्स पॉलिसी। चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट का एग्जाम्पल बताइए। चेंज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड। फिर कहता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का एग्जाम्पल बताइए। इंश्योरेंस क्लेम, लॉस बाय सुनामी फ्लड। लास्ट प्रायर पीरियड आइटम का एग्जाम्पल बताइए। एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कैलकुलेशन। इस सवाल में कहता है कि मशीन का कॉस्ट था 5 लाख और 10 साल के बाद इसका रियलाइजेबल वैल्यू होने वाला था 50,000। तो इस बेसिस पे स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन इस पे लगाया गया 45,000 का पर ईयर, 3 साल तक लगाया, 2009-10 से लेकर के 2011-12 तक। अब 2012-13 से ये WDV डेप्रिसिएशन लगाना चाहता है एट द रेट 15% पर एनम और इसका रिवाइज्ड यूजफुल लाइफ 15 ईयर्स सोचा है। तो इस क्वेश्चन में पूछता है कि हम लोग को इसका क्या ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो हम लोगों को मालूम है कि डेप्रिसिएशन भी एक तरह का एस्टीमेट है। हम लोग एस्टीमेट चेंज कर रहे हैं, इसका मतलब कि चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट हो रहा है। तो ये जो होता है इसको हम लोग एडजस्ट करते हैं ऑन प्रोस्पेक्टिव बेसिस। तो अगर इसका इफेक्ट मटेरियल होगा तो डिस्क्लोज करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो आंसर रीड करते हैं। Whenever any depreciation method is changed, it is considered as change in accounting estimates. It should be on prospective basis and disclose if it has material effect. In the given case, company has changed depreciation method from SLM to WDV, which should be on prospective basis. कॉस्ट था 5 लाख, डेप्रिसिएशन 3 साल तक 45,000 करके लगा, तो 1,35,000 लगा, तो बुक वैल्यू मिला 3,65,000। फिर डेप्रिसिएशन हम लोग लगाएं WDV पे एट 15%, तो हम लोगों को 54,750 का डेप्रिसिएशन लगाना पड़ा, तो बुक वैल्यू निकल के आया 310,250। अब ड्यू टू चेंज इन दिस मेथड डेप्रिसिएशन अमाउंट हैज़ इंक्रीज बाय 54,750 माइनस 45,000 9,750। क्योंकि जब SLM में कर रहे थे तो 45,000 करके कर रहे थे, लेकिन जब WDV में आए तो 54,750 करना पड़ा, तो 9,750 से हम लोग का डेप्रिसिएशन अमाउंट बढ़ गया। तो अगर ये मटेरियल होगा तो हम लोग इसको डिस्क्लोज करेंगे 9,750 को। इस सवाल में कहता है कि क्लोजिंग स्टॉक है 1.5 लाख का, जिसमें से कि डैमेज स्टॉक 4,000 वाला वो भी इंक्लूडेड है। फिर कहता है कि ये जो 4,000 का डैमेज स्टॉक है वो एक्चुअली में 4,000 का था नहीं, ये एक्चुअली में 12,000 का था ईयर के शुरुआत में। तो आप इसको किस तरह से डिस्क्लोज करेंगे ये आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो जो डैमेज प्रोडक्ट है वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, तो उसको हम लोग को अलग से दिखाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे दिखाएंगे। सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक दिखाते हैं। ये 1.5 लाख का क्लोजिंग स्टॉक था, लेकिन 1.5 लाख में 4,000 जो है वो डैमेज स्टॉक है, तो उसको लेस कर देंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक विदाउट डैमेज स्टॉक कितना निकल के आता है 1,46,000। इसको दिखाएंगे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन अब सिंस 4,000 जो डैमेज स्टॉक था वो एक्चुअली में 12,000 का था ईयर के शुरुआत में, तो कितना लॉस उसमें आया है 12,000 माइनस 4,000 8,000। तो इसको हम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की तरह से दिखाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, क्योंकि 12,000 माइनस 4,000 8,000 का तो लॉस हुआ है और ये लॉस हम लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की वजह से हुआ है, तो इसको हम लोग सेपरेटली डिस्क्लोज करेंगे। तो पहले क्लोजिंग स्टॉक निकाले 1.5 लाख माइनस 4,000 1,46,000, और फिर ये जो 4,000 हम लोग का डैमेज स्टॉक है वो एक्चुअली में 12,000 का था, तो 12,000 माइनस 4,000 8,000 का लॉस हुआ हम लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से, तो इसको भी हम लोग शो करेंगे। अब पिछला जो सवाल देखें उसका यहाँ पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा है। इस क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे दिया है और फिर कहता है कि क्लोजिंग स्टॉक जो है इसमें उसमें डैमेज स्टॉक भी इंक्लूडेड है। अब एस्टिमेटेड नेट रियलाइजेबल वैल्यू डैमेज स्टॉक का 5,000 है। इसका मतलब कि अभी जो क्लोजिंग स्टॉक है उसमें से 5,000 जो है वो डैमेज स्टॉक है।
फिर कहता है कि ये जो 5,000 का डैमेज स्टॉक अभी पड़ा हुआ है, ये एक्चुअली में 5,000 का नहीं था, इसका नेट रियलाइजेबल वैल्यू तो 15,000 था ईयर की शुरुआत में। तो हम लोग इसको कैसे ट्रीट करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग भी स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनाएंगे, रेवेन्यू में सेल और अदर इनकम लिखेंगे, लिख लिया हम लोगों ने। फिर एक्सपेंस में हम लोग प्रोडक्शन कॉस्ट या कंस्ट्रक्शन ऑफ मटेरियल का कॉस्ट लिखते हैं, तो वो लिख लिया 2800, तो हम लोगों ने लिख लिया। अब हम लोग का बारी है चेंज इन स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक 500 का था, लेकिन ये 500 में से 15,000 तो डैमेज स्टॉक है, तो 15,000 को लेस कर दिए, तो 485,000 निकल के आया। फिर माइनस क्लोजिंग स्टॉक जो 600 का है, उसमें से 5,000 क्या है, डैमेज स्टॉक है, तो उसको हम लोग लेस कर दिए। तो हम लोग का विदाउट डैमेज स्टॉक ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक निकल के आ गया। तो इस तरह से हम लोग निकाल दिए चेंज इन स्टॉक। अब ये तो हुआ कि विदाउट डैमेज स्टॉक का है, जो डैमेज हो गया है वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम है, उसको तो हम लोग को शो करना पड़ेगा सेपरेटली, तो उसको भी शो करते हैं। तो चेंज इन स्टॉक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम 15 माइनस 5, पहले जो ओपनिंग स्टॉक था डैमेज का वो 15,000 का था, अभी जो क्लोजिंग स्टॉक है डैमेज्ड प्रोडक्ट का वो 5,000 है, तो 15 माइनस 5,000 10,000। तो इस तरह से हम लोग चेंज इन स्टॉक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम का अलग से शो करते हैं। फिर जैसे ही रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस किए तो हम लोगों को प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिल गया, उसमें से हम लोग टैक्स एक्सपेंस लेस किए और फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। मैं रिकमेंड करूंगा कि इस पोर्शन को आप दोबारा से देखें। इस सवाल में कहता है कि कंपनी पिछले साल जब स्टॉक का वैल्यूएशन कर रहा था, स्टॉक को गिन रहा था, तो 20 लाख का स्टॉक को गिन ही नहीं पाया, क्योंकि उसका डिटेल का पेज जो था वो पेज खो गया था। अब वो पेज मिला है 1 साल बाद, तो अब क्या करा जाए। तो सिंस हम लोग का कुछ गलती रह गया कैलकुलेशन में, क्योंकि कुछ रिकॉर्ड नहीं हो पाया ड्यू सम एरर इन प्रीवियस पीरियड, तो इसको हम लोग प्रायर पीरियड नाम से कंसिडर कर लेंगे और इस साल रिकॉर्ड कर लेंगे। तो आंसर रीड करते हैं। एज पर AS5 नेट प्रॉफिट फॉर पीरियड प्रायर पीरियड आइटम्स एंड चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, whenever any income or expense is to be recorded in profit and loss account arising from error or omission by entity in past periods, then rectification are considered to be prior period items which need separate disclosure in P&L account. Errors can be nature, classification or mathematical. In the given case, entity had wrongly calculated its stock by undervaluing it by 20 lakh. This is prior period items which should be disclosed separately in P&L account. इस सवाल में कहता है कि कंपनी पहले एड हॉक एक्स ग्रेसिया पेमेंट करता था एम्प्लॉयज़ को रिटायरमेंट पर, लेकिन अब वो फॉर्मर रिटायरमेंट ग्रेच्युटी स्कीम ला रहा है, ये इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो क्या ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है। तो एज पर AS5 whenever a new policy is introduced for events which were not taking place earlier, such introduction is not considered as change in accounting policy. These are considered to be introduction of new policy. दूसरा सवाल में कहता है कि मैनेजमेंट डिसाइड कर रहा है कि अब एम्प्लॉय लोग को पेंशन देंगे हु हैव रिटायर्ड आफ्टर कंप्लीटिंग 5 years ऑफ सर्विस इन द ऑर्गेनाइजेशन। वैसा एम्प्लॉयज़ को 20,000 पर मंथ का पेंशन देंगे, पहले ये पेंशन था नहीं। तो इस केस में भी पहले इस तरह का कोई स्कीम नहीं था, अभी ये स्कीम आया है, तो इसलिए इसको चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं मान करके इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू पॉलिसी मानेंगे। मैं रिकमेंड करूंगा कि वीडियो को पॉज करके एक बार आप आंसर को रीड कर लें। इस सवाल में कहता है कि अकाउंटिंग एस्टिमेट से आप क्या समझते हैं। हम लोग अकाउंट्स में बैलेंस शीट के आधार पर बैलेंस शीट को देख करके कुछ एस्टिमेट बनाते हैं, जैसे कि एसेट का वैल्यू कितना रहेगा, एसेट कितना दिन तक हम लोग चला पाएंगे, ताकि उसी प्रकार से डेप्रिसिएशन लगाएं, प्रोविजन लगाएं डेटर्स पे। तो ये सब जो हम लोग एस्टिमेट बनाते हैं, इसी को हम लोग अकाउंटिंग एस्टिमेट बनाते हैं। तो आंसर कहता है फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंटिटी शुड मेक एस्टिमेट्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ वैल्यूज एंड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट्स। सच एस्टिमेट्स आर बेस्ड ऑन द बेस्ट इन्फॉर्मेशन ऑन बैलेंस शीट। दिस मे चेंज ड्यू टू न्यू इन्फॉर्मेशन और डेवलपमेंट। अगला सवाल में पूछता है कि कौन सा आइटम ऐसा है जिसको आप प्रायर पीरियड आइटम कंसिडर करेंगे एज पर AS5। तो वेन एवर एनी एरर और एमिशन आर रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस बाय वे ऑफ रेक्टिफिकेशन, दीज आइटम्स आर कॉल्ड प्रायर पीरियड आइटम्स। प्रायर पीरियड आइटम्स कैन बी एरर ऑफ एनी नेचर, क्लासिफिकेशन और मैथमेटिकल एरर। मैं रिकमेंड करूंगा कि एक बार आप फिर से इसे रीड कर लें। अब ये सवाल रिपीटेशन है, मैं आशा करता हूँ कि आप इसे पॉज करके एक बार पढ़ लेंगे। अब इस सवाल में पहला 4 पार्ट रेपिटेशन है, तो मैं इसको डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। 5वां पार्ट को डिस्कस करता हूँ, थोड़ा यूनिक लग रहा है। 5वां पार्ट में कहता है कि कॉस्ट निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज़ करते थे उसमें हम लोग चेंज कर दिए हैं। तो क्या ये अकाउंटिंग पॉलिसी है। जो हम लोग कॉस्ट निकालते थे उसका मेजरमेंट के लिए हम लोग अलग फार्मूला यूज़ करने लगे हैं। तो क्या ये चेंज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है। तो हाँ, ये चेंज अकाउंटिंग पॉलिसी है। इस सवाल में कहता है कि बेला लिमिटेड के पास एक खाली ज़मीन है 20,000 स्क्वायर मीटर का।
इसका कोई इंटेंशन नहीं है इसको यूज़ करने का, तो इसको बेचना ही है आज नहीं तो कल। अब कंपनी डिसाइड कर रहा है कि लिक्विडिटी प्रॉब्लम है तो बेच देते हैं इसको, लैंड को। तो लैंड को बेच दिया 10 लाख में, 10 लाख का प्रॉफिट हो गया। साथ ही साथ एक इसका फैक्ट्री में आग लग गया और वहाँ पर 8 लाख का सामान जल गया, तो 8 लाख का वहाँ लॉस हो गया। तो बेला लिमिटेड क्या किया है, ये दोनों प्रॉफिट और लॉस को सेट ऑफ कर दिया है। 10 लाख का प्रॉफिट को 8 लाख का लॉस के साथ सेट ऑफ कर दिया है और 2 लाख का प्रॉफिट दिखा दिया है फ्रॉम सेल ऑफ लैंड। तो क्या ये ट्रीटमेंट सही है? आपको AS5 के अकॉर्डिंग एडवाइस करना है। तो AS5 के अकॉर्डिंग हम लोग को मालूम है कि जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होता है उसको हम लोग को सेपरेटली शो करना पड़ता है। तो यहाँ जो 8 लाख का ये लोग का आग से जल गया है, ये तो लेस फ्रिक्वेंट है, इसकी वजह से ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कहलाएगा, तो इसको हम लोग को सेपरेटली दिखाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर क्या किया है, ये दोनों को सेट ऑफ कर दिया। ये यहाँ पर गलत किया है। यहाँ पर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड 10 लाख अलग से दिखाना चाहिए था और 8 लाख का जो लॉस हो गया है ड्यू टू फायर वो अलग दिखाना चाहिए था। चलिए आंसर रीड करते हैं। एज पर AS5, net profit or loss for the period, prior period items and change in accounting policy. Extraordinary items should be disclosed in the statement of P&L as a part of net profit or loss for the period. The nature and amount of such extraordinary item should be separately disclosed in the statement of P&L in a manner that its impact on current P&L can be perceived. In the given case, selling of land to tide over liquidation problem as well as fire in the factory does not constitute ordinary activities of the company. These items are distinct from the ordinary activities of the business. Now both the events are material in nature and expected not to recur frequently or regularly. Thus these are extraordinary items. Therefore, in the given case, disclosing net profit by setting off fire loss against profit from sale of land is not correct. The profit on sale of land and loss due to fire should be disclosed separately in the statement of P&L. शॉर्ट में कहें तो ये जो ज़मीन बेचा है वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है क्योंकि हमेशा नहीं होता है, और दूसरा कि फायर हो गया ये भी हमेशा नहीं होता है, और दोनों का मटेरियल इफेक्ट है क्योंकि 10 लाख का प्रॉफिट एक में 8 लाख का लॉस है, तो दोनों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, इसीलिए दोनों को सेपरेटली डिस्क्लोज करना चाहिए था, लेकिन यहाँ नहीं किया है। अब ये सवाल को मैं आप पेंडिंग छोड़ना चाहता हूँ, इसको मैं किसी और वीडियो में कवर करूँगा। धन्यवाद आप सभी लोगों का अंत तक बने रहने के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।